नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपने ने एक कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज प्रारंभ कर रहे थे और वो लगातार चल रही थी और उसमें हम कैबिनेट मिशन तक पहुंच चुके थे। उस कैबिनेट मिशन से आगे क्या हुआ, किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ, उन सारी चीज़ों को अपने चर्चा करेंगे। तो आज ये देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और आज की स्थिति को अपने देखने की कोशिश करते हैं कि कैबिनेट मिशन का क्या कार्य था। अगर कैबिनेट मिशन के कार्य को आप समझें तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। कैबिनेट मिशन कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन मैं आपको बता चुका हूं। एक बार थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप उस चीज़ों को थोड़ा सा और दोबारा से रियलाइज कर लें। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन की जब अपने ने बात करी थी तो मैं आपको थोड़ा सा बता चुका था कि कैबिनेट मिशन का कार्य क्या था। 3 कैबिनेट मंत्री थे, 3 कैबिनेट मंत्री थे। इन 3 कैबिनेट मंत्रियों में एक भारत का सचिव भी था, भारत का सचिव। और इन तीनों का उद्देश्य क्या था? इन तीनों का उद्देश्य एक था कि भारत के अंदर व्यवस्थाओं का निस्तारण करना, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सॉल्यूशन करना। और भारत के जो सचिव थे वो थे पैथिक लॉरेंस। और पैथिक लॉरेंस को क्या बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये सारी बातें मैं पुराने वीडियो में कर चुका हूं। एवी अलेक्जेंडर और स्टीफोर्ड क्रिप्स और साथ साथ में पैथिक लॉरेंस, इन तीनों को भेजा गया कैबिनेट मिशन को। आपको पता होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1946 में, ठीक है, 24 मार्च को ये भारत में आते हैं और उसके बाद एक योजना प्रस्तुत करते हैं जिसे कैबिनेट प्लान के नाम से जाना जाता है। अब ये कैबिनेट प्लान क्या था उसको समझिए। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो इसके 2 महत्वपूर्ण काम थे। एक काम था, ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण काम था संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा का निर्माण। अब निर्माण कैसे होगा? एक तो ये काम था। दूसरा काम क्या था? दूसरा काम था अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन। ये 2 महत्वपूर्ण काम थे किसके? कैबिनेट मिशन के। कैबिनेट मिशन के द्वारा महत्वपूर्ण काम था कि भारत के अंदर क्या किया जाएगा? एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वो सरकार के रूप में काम करेगी। और दूसरा, भारत के अंदर संविधान का निर्माण कैसे होगा? संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्माण होगा और उस संविधान सभा के निर्माण में सदस्य किस प्रकार से पहुंचेंगे उसकी सारी एक योजना बनाना। समझ में आ गया? इस उद्देश्य के लिए क्या लाया गया? कैबिनेट मिशन लाया गया। सबने इसको स्वीकार कर लिया। कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में इसको स्वीकार नहीं किया, बाद में मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके अंदर कहीं भी पाकिस्तान की मांग नहीं थी। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसको एक्सेप्ट करने में बड़ी आसानी रही। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पर भी पाकिस्तान की मांग नहीं। अब संविधान सभा का निर्माण, तो दोनों चीजें समझ लें अब कि क्या क्या व्यवस्थाएं थी। संविधान सभा के निर्माण के लिए इन्होंने कहा कि क्या करवाए जाएंगी? संविधान सभा के सदस्यों का क्या होगा? निर्वाचन होगा। निर्वाचन भी होंगे और साथ साथ में क्या होंगे? मनोनीत होंगे। पहली चीज ध्यान रखिएगा। तो सदस्य निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए। और किस प्रकार निर्वाचन हुआ? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। अप्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे हुआ? प्रांतों के द्वारा जो प्रतिनिधि थे उन्होंने सदस्यों का क्या किया? निर्वाचन किया। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। पहला ही क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के सदस्यों को जो चुना गया वो प्रणाली कैसी थी? इनडायरेक्ट इलेक्शन था। कैसा था? उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेट दोनों प्रकार के सदस्य थे। तीसरा, 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि की बात इसमें कही गई। 3 चीजें। फोर्थ, जितने भी भारत के अंदर
व्यवस्थाएं थी, प्रांतीय व्यवस्था थी, ब्रिटिश प्रांत थे या फिर रजवाड़े थे, उन सबको मिलाकर के 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में कौन कौन से बांटा गया? पहला कहा गया, फर्स्ट होंगे ब्रिटिश प्रांत, यानी कि जहां पर ब्रिटिशर्स का शासन है, फर्स्ट। सेकंड होंगे, सेकंड आपको पता ही कौन हो सकता है, तो चीफ कमिश्नरी। कौन से? चीफ कमिश्नरी। अगर आपको ये शब्द समझ में नहीं आए तो आज की तारीख में यूटी कर सकते हो, यूनियन टेरिटरी, यहां पर डायरेक्ट शासन था, ठीक है। और तीसरे थे देसी रियासत, यानी कि रजवाड़े। इन 3 भागों में संपूर्ण भारत को बांट दिया गया कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार का, यानी कि आप समझिए उस समय 3 प्रकार का भारत था। एक भारत का एक भाग जो था वो ब्रिटिश प्रांत के रूप में जाना जाता था, एक चीफ कमिश्नरी के रूप में जाना जाता था, और तीसरा देसी रियासतें जहां पर रजवाड़े हुआ करते थे, उनका जो राजशाही थी वो चलती थी। तो एक तरीके से उस समय 3 प्रकार का भारत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 3 भागों में इनको बांट दिया गया और इन पे सीटें डिसाइड कर दी गई कि 292 सीटें तो किसकी होंगी? ब्रिटिश प्रांतों की होंगी, 4 सीटें और 93 सीटें। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इनको जोड़ोगे तो 389 सीटें भारत में डिसाइड कर दी गई का इन सीटों पर चुनाव करवाया जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से करवाया जाएगा, इलेक्ट और नॉमिनेट होंगे, और ये सब सदस्य चुन कर आएंगे, वही संविधान सभा में बैठेंगे और उन्हीं के द्वारा संविधान का निर्माण करवाया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। पहली बात, चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था, सीमित मताधिकार के आधार पर था। किसका? सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया। आपके एग्जाम में पूछा जाए, वयस्क मताधिकार नहीं, सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया। इनडायरेक्ट रूप से इलेक्शन था। जो प्रांतों की व्यवस्थाएं थी उनमें जो सदस्य चुनकर आए थे उन्हीं के द्वारा नए सदस्यों का निर्वाचन किया गया जो संविधान सभा में पहुंचेंगे। तो एक तरीके से डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा इसका कहीं ना कहीं चयन किया गया, इन सदस्यों का निर्वाचन किया गया। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कुल भारत में कितनी सीटें निर्धारित की गई? 389 सीटें निर्धारित की गई। काम क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना। अब 389 सीटों को भी ध्यान रखिएगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं सीटें कितनी है? 389, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो 389 सीटें हैं, इन सीटों को भी क्या माना गया? धार्मिक समूह में डिसाइड कर दिया गया। धार्मिक समूह में इनका बंटवारा किया गया। तो संविधान सभा के निर्माण में एक चौथी व्यवस्था थी, अलग अलग प्रतिनिधित्व दिए जाए, तो उसके आधार पर इनको 3 भागों में बांट दिया गया। और पहला जो भाग था, कुल मिलाकर धार्मिक समूह 3 भागों में, कितने में? 3 भाग में ये 389 सीटें होंगी। पहला विभाग कहलाएगा सामान्य, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि उस समय जो संपूर्ण भारत था उसमें सीटें डिसाइड कर दी गई और धार्मिक समूह बनाया गया। क्या बनाया गया? और धार्मिक समूह को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया। कहीं ना कहीं आपको ये व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो ये व्यवस्था आपको पता होनी चाहिए, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलती है। समझ में आ गई बात? तो ये समूह क्या बनाया गया और किस तरीके से इसकी व्यवस्थाएं की गई उसको भी थोड़ा सा आप देखिएगा। तो सामान्य समूह के लिए, किसके लिए? सामान्य समूह के लिए 212 सीटें निर्धारित की गई, मुस्लिम के लिए 80 सीटें निर्धारित की गई और सिख के लिए 4 सीटें। इस तरीके से बंटवारा किया गया। अब दोनों चीजों को मैं एक साथ बता रहा हूं। कुल सीटें निर्धारित की गई कि 292 सीटें इसकी होंगी, 4 सीटें इसकी होंगी, 93 सीटें इसकी होंगी। रजवाड़ों ने इसमें प्रारंभ में भाग लेना स्वीकार नहीं किया। तो चुनाव किस तरीके से कराए गए? चुनाव इन दोनों सीटों पर हुए, यानी कि कुल कितनी सीटों पर? 296।
296 सीटों पर क्या करवाए गए, चुनाव करवाए गए। और इन जो सीटें निर्धारित की गई थी, ध्यान रखिएगा, इन सीटों को बांटा कैसे गया, तो बांटा आपको पता होना चाहिए कि ये जो 296 सीटें थी, इन दोनों 296 सीटों के लिए एक धार्मिक रिलीजियस ग्रुप बनाया गया, और जिसमें कहा गया एक सामान्य ग्रुप होगा, एक मुस्लिम ग्रुप होगा और एक सिख ग्रुप होगा। समझिएगा, ये जो सामान्य ग्रुप होगा इसके अंदर हिंदू आएंगे, SC ST, पारसी, ईसाई और साथ साथ में OBC या पिछड़ा जो भी व्यवस्था थी वो सब किसमें इंक्लूड हो गए, 212 सामान्य जनरल के अंदर। यानी कि हिंदू इसमें चले गए, मुस्लिम ये हो गए, सिख हो गए। 296 सीटें, कौन सी सीटें? अब इन 296 सीटों की स्थिति को देखिए। अब इन सीटों पर क्या करवाया गया, चुनाव करवाया गया। अब चुनाव का परिणाम क्या था वो थोड़ा सा आप समझ लें तो आपके लिए आसान होगा। चुनाव का परिणाम आपको देखने को मिलेगा, 296 सीटों पर क्या कराए गए, चुनाव करवाए गए, और उनका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो परिणाम क्या है उसको भी थोड़ा सा समझ लें। ये जो 212 सीटें जो जीती गई थी, उन 212 सीटों में से कांग्रेस को, किसको, कांग्रेस को मुख्य रूप से कितनी सीटें मिली, 208 सीटें मिली। 80 जो मुस्लिम सीटें थी, मुस्लिम्स को यहां पर कितनी मिली, मुस्लिम लीग, क्योंकि पार्टी तो दो ही थी मुख्य रूप से, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी थे वो लगभग क्या थे, 15 सदस्य निर्दलीय माने जाते हैं। निर्दलीयों में भी थोड़े से ध्यान रखना, 8 सदस्य तो इंडिपेंडेंट हो गए, और जो 7 सदस्य थे वो अलग अलग पार्टी से थे। छोटी छोटी पार्टियां थी, उनसे भी एक एक सदस्य चुना गया। तो यानी कि मुख्य रूप से कांग्रेस ने 208 स्थान जीते। मुस्लिम लीग के लिए जो रिजर्व की गई थी 80 सीटें, उनमें से 73 सीटें, और इसके बाद 15 सदस्य आपको ये देखने को मिलेंगे जो कि निर्दलीय के रूप में काउंट किया जाता है। इनको भी 2 भागों में अगर आप बांट सकते हो तो ध्यान रखिएगा, 8 सदस्य तो इंडिपेंडेंट हो गए और 7 सदस्य किसी पार्टी के अलग अलग थे। यानी कि 7 पार्टियां थी, उन 7 पार्टियों का एक एक कैंडिडेट इसमें जीत कर आया। तो इस प्रकार से ये परिणाम देखने को मिलता है। और आपको ये पता, जब ये 73 है तो आपको एक चीज का आइडिया हो जाएगा, मुस्लिम लीग को ये निष्पष्ट पता लग गया कि मुझे मुस्लिम्स के अलावा किसी और प्रकार का वोट नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात। और जब तक मैं यहां पर रहूंगी तो हमेशा कांग्रेस के अंडर में ही मुझे रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के अंदर ये दिमाग में बात कर गई कि अब हमें किसी भी कीमत पर अलग से क्या चाहिए, देश चाहिए जो पाकिस्तान के रूप में है। समझ में आ गया इस परिणाम को देखकर, किसको, इस परिणाम को देखकर। और इसका परिणाम आपको पता ही है, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया उनके द्वारा 16 अगस्त को 1946 को। और उसका परिणाम आपके सामने है कि कैसे ने व्यवस्थाओं को अव्यवस्था के रूप में बदल दिया गया, और परिणाम स्वरूप आपको देखने को मिलता है क्या, भारत का पाकिस्तान के रूप में विभाजन। वो यही कारण था कि यहां पर परिणाम मुस्लिम लीग को अपने अनुरूप दिखता हुआ नहीं दिखता है, और उससे इसको ऐसा लगता है कि भविष्य में भी हमारे साथ कभी ना कभी इस तरीके की व्यवस्था कहीं ना कहीं हो ना जाए। ये आशंका के चलते उन्होंने डिमांड्स ये करी। तो ये संविधान सभा का निर्माण समझला। सदस्य कैसे थे, निर्वाचित और मनोनीत थे। निर्वाचन कैसा हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन था, सीमित मताधिकार था। कैसा था, इसको भी ध्यान रखें, सीमित, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता व्यस्क मताधिकार था या सीमित था, तो सीमित मताधिकार था। दूसरा, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाए। एकल संक्रमणीय पद्धति या हेयर प्रणाली का यहां पर प्रयोग किया गया, यह भी याद रखिएगा। कुल भारत को 3 भागों में, 3 प्रकार का भारत उस समय था, उसके लिए अलग अलग सीटें निर्धारित की गई। ब्रिटिश प्रांत के लिए 292, यूनियन टेरिटरी के लिए 4 और देसी रियासतों के, देसी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया। तो चुनाव किसमें हुआ, 296 पर हुआ। संविधान सभा के निर्माण के लिए जो भी पूरी सीटें थी उनको धार्मिक रिलीजियस ग्रुप के अंदर बांटा गया और 3 कैटेगरी बनाई गई। एक सामान्य कैटेगरी जिसके अंदर हिंदू, मैंने कहा था हिंदू हो जाएगा, SC ST हो जाएगा, कहीं ना कहीं ईसाई, पारसी, ये देखने को आपको मिलेगा। दूसरा मुस्लिम्स, और तीसरा कौन सा, सिख। इसके लिए डिसाइड किया गया और फिर इन पर चुनाव हुए, और चुनाव परिणाम आपको पता है कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के अनुरूप दिखाई नहीं देते हैं। तो यहां पर यह व्यवस्था है। तो संविधान सभा का निर्माण इस प्रकार से हुआ, पहली बात। आगे बात करेंगे संविधान सभा की क्या विशेषताएं थी, वो एक अलग टॉपिक है, उससे नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। संविधान सभा जब निर्माण हो गया, सदस्य चुनकर आ गए, तो उनमें कौन कौन से सदस्य थे, किस प्रकार के सदस्य। उससे पहले एक काम और करें, कैबिनेट मिशन का एक काम था संविधान सभा का निर्माण करना, दूसरा अंतरिम सरकार का गठन करना। समझ में आ गई बात। तो यहां पर अंतरिम सरकार का क्या किया गया, गठन किया गया।
ठीक है, और गठन के लिए एक योजना पेश की गई। योजना क्या थी कि 6 सदस्य तो किससे आएंगे, कांग्रेस से आएंगे। 5 सदस्य कहां से आएंगे, मुस्लिम लीग से आएंगे। एक कौन होगा, सिख, एक कौन होगा, ईसाई, और एक कौन होगा, पारसी। यानी कि कुल कितने हो गए, 6 5 11 12 13 और 14 सदस्य। चौदह सदस्य एक अंतरिम सरकार का यहां पर क्या किया गया, गठन किया गया। प्रारंभ के अंदर आपको पता है मुस्लिम लीग इसका विरोध करती है और अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होती है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के बिना ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है और कांग्रेस इसको स्वीकार कर लेती है और कांग्रेस इसमें शामिल हो जाती है। ठीक है, सितंबर की ये घटना मानी जाती है। उसके बाद अक्टूबर में वायसराय के प्रभाव के कारण, लॉर्ड वावेल के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं वो शामिल हो जाती है। कौन, मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो जाती है। तो पहली चीज तो ये जान के 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम, 1 सिख, 1 ईसाई और 1 पारसी। ठीक है, अब इनका बंटवारा कैसे था वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो आपको चीजें थोड़ी सी ध्यान रहेंगी कि वो कौन कौन से थे। तो देखिए, एक थे जवाहरलाल नेहरू, आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू। सेकंड, सरदार पटेल, सरदार पटेल। थर्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। फोर्थ, जगजीवन राम। 5, सी राजगोपालचारी। और 6 नंबर पर कौन थे, आसफ अली, आसफ अली। 7 नंबर पर हम जान सकते हैं सरदार बलदेव सिंह। 8 नंबर पर हम कर सकते हैं जॉन मथाई। 9 नंबर पर हम कह सकते हैं भाभा, JR भाभा। ठीक है, उसके बाद कर सकते हैं लियाकत अली। उसके बाद कर सकते हैं गजनफर अली खान। अब्दुल निस्तार। आई चौधरीगर। और लास्ट में एक आपको मिलेगा जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल। तो ये कुछ ना कुछ सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, यहां पर ध्यान रखिएगा। आप इसमें थोड़ी सी कैटेगरी कर ले। तो ये जो सदस्य थे ये प्रारंभ के, ये किसके थे, कांग्रेस के। किसके सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, पहली बात। दूसरी, ये जो थे ये कौन थे, ये सिख थे। मैंने कहा एक सिख होगा। ये कौन थे, एक ईसाई थे। और ये कौन थे, एक पारसी थे। यहां पे लिख रखा है ना, सिख, ईसाई और पारसी। 6 सदस्य हो गए। और बाकी पांचों के पांचों ये कहां से थे, मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग से एक हिंदू को भी अपनी तरफ से शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से जोगेंद्र नाथ मंडल। कौन सा, जोगेंद्र नाथ मंडल। और ये कौन थे, कानून मंत्री थे। ध्यान रखिएगा, उस समय 2 सबसे बड़े दलित नेता के रूप में थे। एक दलित नेता के रूप में सबको जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो इसमें शामिल नहीं है। वो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनेगा, उसके अंदर जाकर क्या बनेंगे, लॉ मिनिस्टर। लेकिन एंट्रीम जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर लॉ मिनिस्टर के रूप में कौन शामिल होगा, जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि मंत्री।
और आपको पता है ये भी दलित नेता थे और बहुत पढ़े लिखे नेता थे। समझ में आ गया? तो दो दलित नेता एक कांग्रेस की तरफ से आगे चलकर स्वतंत्र भारत में बनते हैं और एक मुस्लिम लीग की तरफ से बनते हैं। एक भारत में ही रहना स्वीकार करते हैं और दूसरा कहां चले जाते हैं? पाकिस्तान में चले जाते हैं। देखिए अपने देश के साथ किस तरीके से करा जाता है और उसका परिणाम क्या होता है कि ये वहां पर जाकर पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में मंत्री बन जाते हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती है कि वो जो यहाँ से छोड़कर वहां गए थे उनका वहां पर रहना मुश्किल हो जाता है और उनको वापस लौटना पड़ता है। कहां पर? भारत के अंदर। और भारत के अंदर जब वापस लौटते हैं तो आपको पता है गुमनाम जिंदगी जीते हैं। इनको कोई आज की तारीख में भारत के इतिहास में कोई जानता भी नहीं है। तो दो सबसे बड़ी दलित नेता, एक दलित नेता को सर्वोच्च स्थान पर भारत ने बैठा रखा है जिसका नाम है बाबा भीमराव अंबेडकर, जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो देश के पहले स्वतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। समझ में आ गया? और दूसरे वो दलित नेता जो जोगेंद्र नाथ मंडल थे, वो भी काफी पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने भारत ना स्वीकार करके क्या स्वीकार किया? पाकिस्तान स्वीकार किया, जिसका परिणाम आप देखते हो कि वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में क्या हो गए? गुमनाम हो गए। ये परिणाम आपके सामने है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पद थे। समझ में आ गई बात? इन सब में शामिल किया। अब एक विधि मंत्री यहां पर मिल गया और एक सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्री मिला वो थे वित्त मंत्री। अब आप समझिए, अंतरिम सरकार के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था? विधि मंत्री का था। किसका? वित्त मंत्री का। और वित्त मंत्री किसको मिल गया? क्योंकि ये बाद में शामिल हुई कांग्रेस लीग, ये मुस्लिम लीग, और इसने डिमांड ये रखी कब मुझे इस प्रकार का पद दिया जाए। अब वित्त मंत्रालय जब किसी के पास होगा तो सरकार की आर्थिक धुरी उसी के पास होगी, और परिणाम स्वरूप इन्होंने सरकार के साथ सहयोग नहीं किया और कहा कि हमें तो हर कीमत पर क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। हमें हर कीमत पर पाकिस्तान चाहिए। क्या चाहिए? पाकिस्तान। और पाकिस्तान की मांग को लेकर इन्होंने अंतिम सरकार के साथ काम नहीं किया और ये सरकार चली नहीं, और परिणाम स्वरूप आपको देखने को मिलता है भारत का पाकिस्तान के रूप में विभाजन। और यही व्यक्ति है वो जो जाकर पाकिस्तान का प्रथम क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो पाकिस्तान का प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है? लियाकत अली बन रहा है। लियाकत अली कौन है? एंट्रीम गवर्नमेंट के अंदर मुस्लिम लीग तरफ से शामिल होने वाला कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ मंत्री और आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। नेहरू के बारे में आपको ध्यान रखना, राष्ट्रमंडल से मामलों से संबंधित, और साथ साथ में विदेशी। कौन से? विदेशी। और आप पढ़ते भी हो नेहरू की विदेश नीति। किसकी नीति? नेहरू की विदेश नीति। तो कहीं ना कहीं भारतीय विदेश नीति। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण आपको माना जाता है गृह मंत्री। कौन से? गृह मंत्री ये थे, आपको पता होगा। राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। जगजीवन राम श्रम मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। रेल मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। रक्षा मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। उद्योग मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और खान और ऊर्जा विभाग के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। गजनफर अली खान की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। अब्दुल निस्तार की बात करें डाक तार मंत्रालय के रूप में। IR चुंद्रीकर की बात करें तो वाणिज्य मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार से सभी मंत्रियों को अलग अलग क्या दे दिए गए? अधिकार क्षेत्र दे दिए गए। ये अंतरिम गवर्नमेंट थी। कौन सी थी? अंतरिम गवर्नमेंट। समझ में आ गई बात? प्रारंभ में शामिल नहीं होती है। ठीक है। और इस अंतरिम गवर्नमेंट का जो अध्यक्ष होगा, अंतरिम गवर्नमेंट का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? गवर्नर जनरल, जिसे क्या कह रहे हैं? वॉइस रॉय। ध्यान रखिएगा। और वॉइस रॉय उस समय कौन थे? लॉर्ड वावेल। कौन थे? लॉर्ड वावेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि इस अंतरिम गवर्नमेंट का अध्यक्ष कौन था? गवर्नर जनरल। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वावेल। समझ में आ गई बात? और उसके उपाध्यक्ष के रूप में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो कैबिनेट मिशन के दो कार्य थे, एक संविधान सभा का निर्माण करना और निर्माण की प्रक्रिया इस तरीके से उसका परिणाम है, और दूसरा अंतिम गवर्नमेंट। ये दोनों काम क्या थे कि एक काम था संविधान सभा जो बनकर चुनकर आएगी वो संविधान का निर्माण करेगी, और जब तक देश की आजाद नहीं करा लिया जाता तब तक अंतरिम गवर्नमेंट के रूप में ये काम करेगी। इस तरीके से कैबिनेट मिशन एक अच्छी योजना के रूप में जाना जाता है। गांधी ने कहा था तत्कालीन उस समय में सब अंग्रेजों के द्वारा इतनी अच्छी योजना पेश
की गई। गांधी ने भी इसको स्वीकार किया और कहा तत्कालीन समय की उस समय की सबसे अच्छी योजनाओं में से योजना। हाँ, कुछ मतभेद थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय की बाकी सभी योजनाओं से सबसे अच्छी योजना के रूप में इसको माना जाता है। ये कैबिनेट प्लान कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला जो चैप्टर होगा उस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हमने जो संविधान सभा का वोट तो हो गए, अब संविधान सभा के लिए क्या क्या विशेषताएं थी, संविधान सभा में कौन कहां से आया, संविधान सभा का निर्माण के लिए महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी गठन की गई, उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए, कुछ डेट महत्वपूर्ण डेटें, कुछ महिलाएं शामिल हुई तो कौन कौन सी, और उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया तो इन सीटों में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक चीज और थोड़ी सी यहां बता देता हूं, ये जो 389 सीटें थी, कौन सी 389 सीटें, लेकिन जब मैंने कहा ये तो संयुक्त रूप से थी, पाकिस्तान जबकि कोई बात ही नहीं थी, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया, भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान के रूप में अलग देश बन गया पाकिस्तान, तो यहां पर सीटों की संख्या भी क्या कर दी गई, परिवर्तित कर दी गई। अब 389 सीटें ना होकर 299 सीटें हो गई। कितनी हो गई, 299 सीटें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। समझ में आ गई बात। और 292 सीटों के अंदर फिर वही रजवाड़ों की संख्या अलग थी, ठीक है। उसके बाद चीफ कमिश्नरी, एक चीफ कमिश्नरी वहीं चला गया, ठीक है, बलूचिस्तान वाला, और बाकी यहां पर रियासतें जो ब्रिटिश प्रांत थे वो रह गए। तो इन सब चैनलों को देखा, इस सारे टॉपिक्स को देखा। आज ये एक महत्वपूर्ण छोटा सा टॉपिक था, इसको देखेगा एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे 1-2 क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए जरूर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।